हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 10 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है सैटरडे और संडे जो है वो शेयर बाज़ार बंद रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रविवार को जो है वो शेयर बाज़ार बंद रहा। आज यानी सोमवार को हाई पर खुलने के आसार हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी की खबर थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड यानी सोना जो बढ़कर 1,52,300 रुपये पर पहुँच चुका है, जबकि अगर सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो चांदी बढ़कर 2,32,800 रुपये पर पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो देखिएगा, अमेरिकी डॉलर बढ़कर जो है 95.3 रुपये पर पहुँच चुका है, जबकि क्रूड ऑयल जो है बढ़कर 79.79 डॉलर प्रति बैरल पर जो है वो पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की बड़ी खबरें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आप जो है मुख्य जो न्यूज़ हैं उन पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और एआई संचालित टेलीमेडिसिन की बात है ना। तो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम के विस्तार के तहत एआई संचालित राष्ट्रीय मेडिसिन नेटवर्क ई संजीवनी 2.0 का नया चरण लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। यानी जो ई संजीवनी जो है एक नया प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया है और उसका नया चरण जो है लॉन्च किया है ई संजीवनी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाओं की जो है पहुंच को आसान बनाना है। इसकी अगर हम बात करें, नए एकीकृत डिजिटल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोग जो है निदान टूल और ऑटोमेटेड ट्राइएज सिस्टम को जोड़ा गया है। यह पहल भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के असमान वितरण को संतुलित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने और साथ ही साथ जो है नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएससी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा दिन ब दिन जो है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो है मतलब कार्य हो, तो वो हमारे जो है डिजिटल की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो है हमारी जो एआई है, जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है अगर किसी भी जो कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम उसमें जो है टेक्नोलॉजी को जो है जोड़ देते हैं तो वो हमारा जो है और एडवांस हो जाता है। तो उसी के लेकर कुछ जो है ये खबर है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें जो है डिजिटल की ओर हम जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है एआई को भी जो है इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इसकी खबर थी। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए, जहाँ तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात है तो इसका जो प्रारंभ है 2021 में हुआ था। इसमें जो है 2021 के बाद में इसमें क्या हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में हुआ था, है ना। इसकी जो अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी कौन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA है ना। इसकी अगर बात करें, इसका जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य क्या है, तो भारत में एकीकृत साझा करने योग्य और नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य संरचना को तैयार करना है। तो इसका जो ये मुख्य उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। इसमें और देखेंगे, ये हमने देख ही लिया है कि आयुष्मान भारत जो है डिजिटल मिशन देश भर में एकीकृत सुरक्षित और डिजिटल जो है स्वास्थ्य इकोसिस्टम को तैयार करने की पहल है। इसमें अगर बात करें क्या क्या है, एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट होता है। इसमें जांच रिपोर्ट, दवाइयाँ, इलाज का रिकॉर्ड और एक ही जगह जो है सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही साथ जो है आपकी जो अनुमति से देश भर के अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है। नागरिकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे उसमें देखते हैं। तेज और बेहतर इलाज होगा, इससे इलाज में समय की बचत होगी और मेडिकल रिकॉर्ड जो है साथ रखने की ज़रूरत जो है वो कम होगी। यानी जो हमारे जो दस्तावेज होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनको जो है कहीं भी जो है डिजिटल माध्यम से जो है हम उसको शो कर सकते हैं। तो सुरक्षित और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये ऐसा मतलब इसका जो है लक्ष्य मतलब कह सकते हैं एक लाभकारी ये कार्य हैं। इसकी अगर बात करें उपलब्धियां हैं तो 93+ करोड़ यानी 93 करोड़ के आसपास जो है लगभग ABHA खाते हो चुके हैं। इसमें जो है 104 करोड़ के आसपास जो है वो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है वो लिंक भी हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर भारत में महत्वपूर्ण खनिजों हेतु जो है वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, देखिए भारत ने लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए जो है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन
मिनरल मिशन की जो है गति दी है उसको, और ऊर्जा संक्रमण और हरित प्रौद्योगिकी यानी ईवी और सौर ऊर्जा के लिए जो है ये खनिज अत्यंत ही आवश्यक हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है देखिएगा, इसका उद्देश्य है घरेलू खनन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण तथा विदेशों में रणनीतिक जो है खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना है। भारत की यह पहल जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एकल देश चीन पर आयात निर्भरता को कम करने और साथ ही साथ जो है भारत की औद्योगिक और रणनीतिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक अच्छी खबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मतलब जो कोई भी देश देखेंगे, अगर हमारा जो है किसी भी जो पुराने जैसे मान के चलिए जो ऊर्जा के जो मूलभूत कह सकते हैं ना सोर्सेज होते हैं, उनसे हटकर थोड़ा सा अगर अलग कार्य जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं अभी जो सोलर सिस्टम हुआ या ईवी हुआ या इस तरह के जो कार्य करते हैं या हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो ऊर्जा के जो नए स्रोत हम जो है अपना रहे हैं, जो मान के चलिए एक तरीके से रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए जो है लाभकारी होता है। अब इसमें अगर बात करें लिथियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, तो ये ऐसे तत्व हैं, दुर्लभ तत्व हैं जो कि हमारी हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना है इसका मुख्य उद्देश्य, और साथ ही साथ जो है स्वस्थ ऊर्जा तकनीक उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है सशक्त बनाना है। अगर हम बात करें इसमें तो खनिजों के अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को जो है ये बढ़ावा देगा। इसमें अगर बात करें क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को हिंदी में महत्वपूर्ण खनिज कहा गया है, और ये खनिज जो है आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए जो है आवश्यक होते हैं। इन खनिजों की कमी या कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में निष्कर्षण और प्रसंस्करण की एकाग्रता आपूर्ति श्रृंखला में जो है कमजोरियां पैदा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपूर्ति में व्यवधान भी हो सकता है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है मुख्य रूप से कौन से हैं देख लेते हैं उसको। जो देखिएगा वैसे तो बहुत सारे हैं, इसमें अगर हम देखें तो अगर मुख्य रूप से देखेंगे जैसे लिथियम है, आपने नाम सुना होगा लिथियम का, कोबाल्ट है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी जो है अलग अलग जो टेक्नोलॉजी में जो है प्रयोग भी की जा रही हैं, और ये हमारी ईवी में की जाती है ना। जर्मेनियम आपने देखा होगा, जर्मेनियम है, ये किस में की जाती है, आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपकी चिप्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं, है ना। तो ये बहुत ही मूलभूत जो है तत्व हैं जिनको जो है हमारी आज जो कह सकते हैं ना मतलब टेक्नोलॉजी की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण और 30x30 वैश्विक प्रतिबद्धता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुनमिंग मॉनिटर वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत जो है भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यानी NBSAP हैं की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की है। इसके तहत जो है भारत 2030 तक अपनी 30% भूमि पर तटीय समुद्री भूमि पर और तटीय समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित करने 30x30 का लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों यानी कम्युनिटी जो रिजर्व होते हैं और अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों को के माध्यम से जो है स्थानीय और आदिवासी समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, और यह योजना जो है पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार और जैव विविधता के क्षरण को रोकने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये जैव विविधता संरक्षण के बारे में है, उसको जो है 30-30 का जो हमारा लक्ष्य है यानी 2030 तक जो है हम अपनी जो भूमि और तटीय समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करने के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। 30% यानी उसको जो है 30% जो है उसको सुरक्षित कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये इसका लक्ष्य है 30-30 का। इसके बारे में और देखेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर NBSAP की जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो है देखिएगा मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसमें देखेंगे। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, पहली NBSAP जो है 1999 में बनाई गई थी और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना जो है 2008 को इसको अपनाया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो आईसी जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप जो है करने के लिए जो है 2014 में इसको अपडेट किया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा कुनमिंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को जो है अपनाए 2022 में जो अपनाए गए थे। इसका लक्ष्य 2030 तक जो है जैव विविधता हानि को रोकना है और लगभग 30% इसको जो है संरक्षण करना है, और जैव विविधता को जो है पुनर्बहाल करना भी है। इसमें 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निम्नलिखित 3 विषयों पर केंद्रित हैं। कौन कौन से? जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, नंबर 1 संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना, और नंबर 3 है आपका कार्यान्वयन के लिए इसका साधनों का बढ़ाना। तो ये इसके जो है महत्वपूर्ण 3 जो है इसको विषय पर केंद्रित किया गया है, और ये कुल मिलाकर जो है 23 जिसके लक्ष्य हैं।
अगर हम बात करें, देखिएगा भारत जो है 2030 तक जैव विविधता के लक्ष्यों की ओर बढ़ता, क्या इसकी स्थिति है उसको देखते हैं। वर्तमान में प्रगति और मील के पत्थर के रूप में जो है 25.17% जो है वन क्षेत्र है। तो भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है अब देश के लगभग भौगोलिक क्षेत्र पर 25.17%, यानी 25.17%। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाघों की संख्या जो है लगभग 3000 की क्रॉस कर चुकी है, और जो है 3167 जो है बाघों की संख्या हो गई। संरक्षण प्रयासों के कारण जो है देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 3167। तो ये जो है दिया गया है। और भविष्य की कार्य योजना क्या है 2030 तक, रोड मैप की बात करें तो NBSAP का नवीनीकरण क्या है, भारत ने 2030 तक के वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को अनुरूप कार्य किया है ना। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर और क्या लक्ष्य हैं इसके। अब पारिस्थितिकी तंत्र मिशन 2030 का क्या लक्ष्य है, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए नई कार्य योजना जो है लागू की गई है ना। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगली जो खबर है उसकी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपनी डिजिटल मुद्रा रुपया को सीमा पार भुगतान यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और प्रेषण यानी रेमिटेंस प्रणाली से जोड़ने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय पायलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ा दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रेमिटेंस होता है उसकी लागत में भारी कमी कर लाना होता है, और साथ ही साथ जो है लेन देन की गति को बढ़ाना और मध्यस्थ बैंकों को जो है उसकी निर्भरता को कम करना है। प्रत्यक्ष डिजिटल भुगतान से वैश्विक व्यापार में भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ को गति मिलेगी। साथ ही साथ यह व्यवस्था वित्तीय समावेशन को भी जो है मजबूत करने और पारदर्शी भुगतान तंत्र को स्थापित करने की दिशा में एक भारत के अग्रणी जो है वैश्विक भूमिका के रूप में जो है कार्य करेगी। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है इसका। देखिएगा, अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, CBDC। तो इसका उद्देश्य है यह आम जनता, व्यवसायों और सभी के द्वारा रोजमर्रा के लेन देन है उनके लिए डिजाइन किया गया है ना। और ये प्रकृति क्या है, यह आपके बटुए में रखे नकद कैश का जो है डिजिटल रूप है। भारत में इसे ई-रुपये का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए आप देख लें तो किराने का सामान खरीदना, दोस्तों को पैसे भेजना या बिल का भुगतान करना, इसमें जो है इसके अंतर्गत शामिल आते हैं। इसमें अगर हम बात करें, थोड़ी सी बैंकों की बात करते हैं। तो देखिएगा बैंकों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंकों की क्या स्थिति है। तो भारत के प्रमुख बैंक पर अगर रूप में देखें तो देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पर RBI की। तो RBI की क्या है, 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर हम बात करें, इसके प्रथम जो गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ रहे हैं, और वर्तमान में जो है आप जानते ही हैं कौन है, उसको कमेंट बताइए। तो ये शक्तिकांत दास जो है ये इसके पहले थे, मतलब जो वर्तमान कह सकते हैं जो हैं उसके पहले जो हैं शक्तिकांत दास थे, है ना। तो आप कौन है वो आप बताइएगा कमेंट में कौन है ना। इसके बाद में अगर बात करते हैं कार्य क्या है इसका, मुद्रा निगमन और बैंकों का बैंक माना जाता है, और साथ ही साथ बैंकिंग विनियमन जो है और मौद्रिक नीति और निर्धारण करना और वित्तीय स्थिरता को जो है बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो ये है। इसमें अगर हम बात करें, देखिएगा बहुत सारे अलग अलग बैंक हैं। तो भारत के जो प्रमुख वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक हैं, तो वो कौन कौन से हैं उसमें देखेंगे, और जो पब्लिक सेक्टर के हैं इस तरह से होते हैं। तो SBI है, PNB है, इस तरह से जो है बहुत सारे बैंक हैं जो आपको जो है पब्लिक सेक्टर में दिखाई देते हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर निजी क्षेत्र के कुछ बैंक दिए गए हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इस तरह से ये बैंक हैं, है ना। तो ये बैंकों की स्थिति थोड़ी सी हमने देखी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल साउथ और भारत की खाद्य सुरक्षा कूटनीति के बारे में, है ना। तो उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा क्या है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है के सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा जो साझेदारी है कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। और भारत ने अपनी मिलेट्स यानी श्री अन्न पहल, जलवायु अनुकूलन, बीज किस्मों और डिजिटल कृषि समाधानों जैसे E-NAM और DAP का अनुभव जो है विकासशील देशों के साथ साझा कर रहा है। और जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों के बीच जो है भारत का यह कदम वैश्विक खाद्य संकट के दूर करने में सहायक होगा। यह पहल भारत को ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज़ और वैश्विक स्तर पर एक जो है जिम्मेदार, विश्वसनीय साझेदार के रूप में जो है स्थापित करती है। तो ये जो सम्मेलन हुआ उसको लेकर के है, और भारत ने जो है ग्लोबल साउथ देशों के लिए जो है राष्ट्रीय जो कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा साझेदारी है उसको कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है ना। तो ये है। अच्छा, आगे देखेंगे हम फाओ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, इसकी क्या है।
देखते हैं। तो इसका जो यूएन यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, 1945 में हुई थी। और अगर इसकी बात करें हेडक्वार्टर की, तो वो रोम में है, इटली में है। अगर हम इसके डायरेक्टर की जो बात करते हैं, वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, है ना। और इसकी अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच है, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरेबिक है। और मेंबर जो है 19 अगर बात करें तो 194 जो है नेशंस हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें यूरोपियन यूनियन और फ्रेंड आइलैंड्स और ये जो हैं इस तरह से हैं। इसकी जो है अगर पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसोक है इसका जो है मतलब पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ है। इसकी अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें क्या है की पॉइंट्स में देखेंगे तो इंडिया इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड द स्टोनिश पार्टनर, है ना। तो ऑफ फाउ सिंस 1948 यानी हमारा जो देश है इंडिया वो फाउंडिंग मेंबर रहा है और 1948 से जो है ये हमारा देश रहा है। अगर हम बात करें फाओ की तो फाओ का इज़ टू बी द अचीव जीरो हंगर बाय 2030 यानी इसका जो अचीव है ये मतलब एक लक्ष्य प्राप्त करने का है कि इसको कि जीरो हंगर जो है 2030 तक जो है जीरो हंगर जो है हमारा मतलब देश मतलब पूरी कंट्रियों को बनाना है ना, लक्ष्य रखा गया है। फाओ वर्क्स इज़ इन ओवर 130 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो फाओ है वो 130 देशों में जो है अपना कार्य करती है वर्ल्ड वाइड के रूप में, है ना। तो इस तरह से है। अगर हम बात करें देखिएगा वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया जाता है, वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हमने देखा। और अगर हम बात करते हैं तो है इसके और अन्य चीज़ों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में देखिएगा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है यानी सोफा की रिपोर्ट देता है। और साथ ही साथ जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जो है ये कौन जारी करता है, ये फाओ जारी करता है। और इसके बाद में और देखेंगे द स्टेट एग्रीकल्चर एंड द कम्युनिटी मार्केट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस दो आप समझ लीजिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली सोफ़ा और सोफू, ये रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट जो कौन जारी करता है, ये फाओ जारी करता है ना। अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट, है ना। सोफ़ी भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है फाओ द्वारा जारी की जाती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस मैं यहीं रोकूँगा और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी दबा दें ताकि जो आपकी ये खबरें हैं सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।